बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इन ऑनलाइन लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये 3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक अपने साथ निकाल के रखें। इसके साथ साथ जो नोट्स स्कूल ने प्रोवाइड किए थे कंप्यूटर के, वो भी आप निकालें। तीसरे नंबर पर जो आप रफ़ नोटबुक आप जिस पे नोट करेंगे, जो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, वो भी आपके सामने होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब सबसे पहले हम बेसिक जो मीनिंग है उसका वो देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम का मतलब है हर्डल और ऑब्स्टिकल। हर्डल या ऑब्स्टिकल का मतलब रुकावट। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है सॉल्विंग। सॉल्विंग लफ्ज़ निकला है का मतलब होता है टू सॉल्व, उर्दू में मतलब हल करना। यानी हमने इस चैप्टर में ये देखना है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमें वो प्रॉब्लम्स देखनी हैं जो हम कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी कुछ हम देखेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा कंप्यूटर के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे होगा कि कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो देखते हैं। प्रॉब्लम के लिए लफ्ज़ कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होता है वो होता है बग और एरर। यह आप लोगों ने बहुत लफ्ज़ सुना होगा, एरर। जब आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि ये एरर आ गया है कंप्यूटर में। असल में एरर वो बग होता है, और डेली लाइफ में हम उस चीज़ को, अगर आम लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आए तो उसको कहते हैं, हम उसको नाम प्रॉब्लम दिया जाता है। कंप्यूटर में वो नाम दिया जाता है बग और एरर। ये डेफिनेशन बुक में नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी ये एक बार बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था, जिस वजह से ये मैंने लिख दी है। ये जनरल डेफिनेशन है प्रॉब्लम की। स्पेसिफिक डेफिनेशन बग और एरर की मैं आगे जाके आपको कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद बताऊँगा। जनरल डेफिनेशन देखें, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल और हर्डल विच प्रिवेंट्स का मतलब रोकना, फ्रॉम अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव। क्या है ये प्रॉब्लम? ये एक रुकावट है जो क्या है, असल में क्या करती है, जो रोकती है हमें। प्रिवेंट्स रोकती है किससे? अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल, किसी हमारे ख़ास मकसद को अचीव या हासिल करने में रोकती है, इसको कहते हैं हम प्रॉब्लम। अब स्पेसिफिक का मतलब यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक वक्त में फ़िलहाल एक प्रॉब्लम को देख रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ लफ्ज़ यूज़ हुआ है स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये बेसिक डेफिनेशन है प्रॉब्लम की। अब हम देखते हैं कि हम एक सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वाई वी नीड कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये हमें इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। नंबर 1 है थॉट का मतलब सोचना। नंबर 2 इमोशन, और नंबर 3 रिसर्च। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसमें से ये तीनों चीज़ें जो आम इंसान है वो करता है, यानी वो सोचता भी है, इमोशन जज्बात भी होते हैं उसके पास, और रिसर्च वो किसी बात पर रिसर्च या किसी ख़ास पॉइंट पर रिसर्च या स्टडी भी करता है। लेकिन इनमें से जो एक पॉइंट है इमोशन, ये कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर के बाद कोई जज्बात नहीं होते। अब कंप्यूटर से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसला हो गया, तो वो ये नहीं आपसे कहता कि मैं अब ये नहीं करूँगा या मेरे लिए मुश्किल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, या एरर दे देगा या आपको बताएगा कि मेरे इस स्पेसिफिक जो मेरी डोमेन है उसमें नहीं आता। ठीक है, इमोशन कंप्यूटर में
कोई नहीं है। इमोशन और जज्बात आप इस तरह सोच सकते हैं, इंसान जब दुखी होता है तो उसका ये जज्बात है, खुश होता है तो वो इजहार करता है उस खुशी का। तो कंप्यूटर के पास कोई खुशी गमी नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अब हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है और थोड़ा सा हमने देख लिया कि हम कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले हम देखें हम क्यों कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं डेली लाइफ में। थोड़ा सा डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, आप लोग जहाँ घर में कहीं काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई जनरल स्टोर ग्रॉसरी स्टोर से कोई सामान लेने, हमें लाजमी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब हमने कहीं बाज़ार से कोई सामान लेने जाना है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम जाएंगे वो चीज़ ख़रीदेंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। और हम वहाँ डिसीजंस भी करते हैं किसी बेस पे। फ़र्ज़ करें एक चीज़ हम बाज़ार से लेने गए, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है या थोड़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चले अब अभी हम थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़े दिन बाद जाके हम और ये चीज़ ख़रीद लेंगे, ठीक है। या जितनी है अभी हम उतनी रख लें, बाकी बाद में ले लेंगे। ये जो हमने किया सब चीज़, ये डिसीजन है। ये डिसीजन कंप्यूटर भी करता है, लेकिन वो हमने इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, कैसे कंप्यूटर डिसीजन करता है। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स के सलूशन कैसे निकालेंगे। बेटा एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस का मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब मल्टीपल सॉल्यूशन निकालने का फ़ायदा क्या होता है बेटा, कि अगर हम मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हम उनमें से जो हमें बेस्ट सॉल्यूशन लगेगा वो हम अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम एक ही सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम उसी पे स्टिक करेंगे, बस यही सॉल्यूशन है, लेकिन शायद हमारे दिमाग में बाद में कोई और अच्छा आइडिया आ जाए, तो इसलिए हम हमेशा एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया है ये आपका बुक के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसको मैं थोड़ा सा बुक से रीड करता हूँ, आपने मेरे साथ साथ रीड करना है। एट द जनरल स्टोर, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। हम काफ़ी जगह डिसीजन और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब डिफ़िकल्ट, एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ थॉट, इमोशन एंड रिसर्च। ये तीनों चीज़ें मैंने आपके वाइट बोर्ड पे आपको समझाई हैं, ये क्या हैं। However, whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have options to choose the best one. ये मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि हम क्या चाहते हैं, जो मर्जी हमारे सामने प्रॉब्लम हो, हम चाहते हैं चाहे वो डेली लाइफ में हो चाहे वो कंप्यूटर में हो, हम चाहते हैं कि हम उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल लें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड कर लिया, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पैराग्राफ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। ये तो इंट्रोडक्शन था, मेन टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि वो कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ स्किल, ये क्या एक महारत है, विच कैन बी डेवलप, जो बनाई जा सकती है, पैदा की जा सकती है, बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अब जो यहाँ बात लिखी है वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बेटा, किसी हम सिस्टम को फॉलो करेंगे या ऑर्गेनाइज करके हमने चलना है हर चीज़ को। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। कुछ ख़ास स्टेप्स फॉलो करने होंगे हमें, जो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बताए गए हैं, ठीक है। फॉलो दोबारा पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। एक ख़ास अप्रोच के ज़रिए हम ये स्किल डेवलप करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस स्किल को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके नोट्स में दिया गया है, मैं आपसे वो भी पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिव एन एग्जाम्पल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है नोट्स में, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मैंने लिख ही दी है वो। प्रोग्रामर्स,
प्रोग्रामर्स क्या यूज़ करते हैं? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामर्स कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? प्रोग्रामिंग के ज़रिए। इसलिए उसने बुक में लिखा है प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब हम आते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं या किन फील्ड्स में हम कौन से स्पेसिफिक मेथड यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो हमारी अपनी फील्ड है कंप्यूटर की, प्रोग्रामर्स क्या यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। अब क्योंकि प्रोग्रामर्स आपको पता है सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, इसी वजह से उस मेथड का नाम क्या रखा गया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, ये हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है इस पूरी बुक में। नंबर 2, बिजनेस स्टूडेंट्स। अब जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? उस सिस्टम का नाम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिलेटेड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है, बस आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है। इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट्स, वो कौन सा यूज़ करते हैं मेथड? इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स, उसका नाम ही है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये फिज़िक्स या केमिस्ट्री की बुक्स में साइंटिफिक मेथड पुरानी बुक्स में दिया गया था। ठीक है, ये भी हमने आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है और कोई ख़ास इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो फोकस करना है वो मेन हमारा है प्रोग्रामर्स के लिए जो यूज़ होता है मेथड, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है? फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स रिलेटेड सिस्टम अप्रोच, एंड फॉर द इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट्स वी यूज़ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये मैंने आपको सेकंड जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रीड करता हूँ और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। Problem solving is a skill which can be developed by following a well organized approach. Programming is also a problem solving activity. If you are a good problem solver, you have the potential to become a good programmer. सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप लोगों के पास पोटेंशियल है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास इतनी स्किल है तो आप फिर अच्छे प्रोग्रामर भी इंशाल्लाह बनेंगे। Problem solving methods are covered in many subject areas. Subject areas ये मैंने आपको बेटा अभी लिखवाए हैं, ख़ास तौर पे बिजनेस स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स। ये इसने आगे इसकी बात कर रहा है वो। बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द रिलेटेड सिस्टम्स अप्रोच, while engineering and science students use the engineering and scientific methods. Programmers use the software development method. The following steps can be followed to solve any kind of problem. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कि हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप्स की फॉर्म में। ठीक है, अब टोटल ये 9 स्टेप्स हैं, लेकिन 9 के 9 स्टेप्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, ना मैं बोर्ड पे लिखूँ कि आप लोगों को याद अभी नहीं करने। फ़िलहाल हम हर टॉपिक जो इसकी स्टेप है इसके बारे में हमने पढ़ना है, हर एक के बारे में एक्सप्लेनेशन उसने आगे दी है। फ़िलहाल आज हम फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं उनको देखेंगे। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, मैं नाम पढ़ रहा हूँ सिर्फ बुक से सबके, लेकिन हम पहले 2 को आज सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, नंबर 3 एनालाइज द प्रॉब्लम, Number 4 design algorithm and draw flowchart, Number 5 writing the program coding, Number 6 test and debug the program, Number 7 implement the program, Number 8 maintain and update the program, and the last one is document the program. ठीक है, सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप है वो देखते हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट और मेजर स्टेप है बेटा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में।
फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसमें बेटा आप लोग 3 पॉइंट्स को गौर से देखें। 3 पॉइंट से ही ये आपको पूरा स्टेप समझ आ जाएगा, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी होगी। सबसे पहले हमने इसमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है थोड़ी सी। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ ये सारे पॉइंट्स। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। नंबर 3, कि 3 स्टेप्स मैंने आपको बेटा लिख दिए हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा इसी की। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मुशाहिदा करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको पता है पहचान, कि हम प्रॉब्लम को पहले पहचानेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप पहचानते हैं, उसका नाम पूछें ताकि आपकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन हो जाए उसकी। ठीक है, तो हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसको। फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में पहला पॉइंट जो है बेटा ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, क्या है वो असल में प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है आपका उस प्रॉब्लम के बारे में। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। अब प्रॉब्लम के जो बेटा मेजर एरियाज हैं उनको आपने देखना है, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मेजर एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप कभी भी फर्स्ट स्टेप से आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा आपके आइडियाज़ जहन में आएंगे तो आप लोग फिर सोल्यूशन तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न, इसको मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट स्टेप है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्टर्ड आउट। अब फिल्टर्ड आउट का मतलब क्या है इधर, कि आप लोगों ने जो इररेलेवेंट का मतलब गैर ज़रूरी, जो आप लोगों को नहीं चाहिए इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में जो जो चीज़ें इररेलेवेंट है वो आपने निकाल देनी है इसमें से। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्टर्ड आउट, उसको निकाल देना है आपने। ठीक है, ताकि आप लोग सोल्यूशन तक जल्दी पहुंच सकें। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में जो बुक में उसने एग्जाम्पल दिया हम उसी को लेके चलते हैं। उसने एग्जाम्पल दिया बेटा एक सिंपल कैलकुलेटर की। सिंपल कैलकुलेटर। अब सिंपल कैलकुलेटर में आप लोगों को पता है कम से कम 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन तो ज़रूर परफॉर्म होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एडिशन, नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीजन। ठीक है, ये 4 स्टेप्स तो लाजमी ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए एक सिंपल कैलकुलेटर में। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक चीज़ और है जिसको आप कहते हैं रिजल्ट या डिस्प्ले भी आप इसको कभी कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है ये भी बताता हूँ आपको। रिजल्ट और डिस्प्ले बेटा देखें, अगर आप लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड करना है 2 + 2,
जो उसका आंसर आएगा 4, वो आपने किसी चीज़ पे देखना है। वो किस पे देखेंगे? वो रिजल्ट है ना, और 2 + 2 का 4, वो 4 असल में क्या है? रिजल्ट है। तो रिजल्ट आपने किस पे देखना है? किसी डिस्प्ले पे या स्क्रीन पे। जो कैलकुलेटर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है वो क्या है? इसका रिजल्ट या डिस्प्ले। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास जो मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है इस एग्जाम्पल के, वो क्या है बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड नंबर 5 रिजल्ट और डिस्प्ले। ठीक है, ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कि एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे हम रखेंगे इस कैलकुलेटर में। ठीक है, अब इसके लिए मैं लिखता हूँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसके साथ आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस साल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कौन कौन से होते हैं? बेसिक तो होते हैं साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ठीक है, अब फिलहाल ये दो चीज़ें एक सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होती, ये दोनों चीज़ें साइंटिफिक कैलकुलेटर में होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? एक सिंपल कैलकुलेटर, इस वजह से बेटा हम इन दो चीज़ों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फिल्टर्ड आउट कर देंगे इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, हमने दोबारा मैं स्टार्ट से करता हूँ। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व हमने इस तरह किया कि हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। हमने देखा जो मेजर एरियाज हैं इस कैलकुलेटर के वो क्या क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं? जो मेन एक चीज़ें होनी चाहिए सिंपल कैलकुलेटर में, एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिजल्ट। रिजल्ट किसके लिए? हमें डिस्प्ले के लिए, मतलब जब हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो जब हम उसका रिजल्ट देखेंगे वो किसी स्क्रीन या डिस्प्ले पे देखना चाहिए हमें, तो इसलिए वो भी हमने इसमें मेजर एरिया ऑफ कंसर्न में लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप था इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्टर्ड आउट। वो कैसे निकलेगी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन? वो चीज़ें जो एक सिंपल कैलकुलेटर में बेटा नहीं होनी चाहिए वो हम फिल्टर आउट कर देंगे। वो कौन कौन सी हैं? बेसिक जो उसने बुक में लिखे हैं मैं वही बता रहा हूँ, वैसे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये आप लोग अभी फ़िलहाल इनके नाम याद रखें, या आप लोग मैथ में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम बुक से रीड करते हैं। At this stage, the problem being solved is observed carefully. ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन का। Major areas of concern are identified and irrelevant information is filtered out. ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया था और साथ ही पॉइंट नंबर 3, ये दोनों इसमें कवर हो गए हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कवर हो गया इसमें। वो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो आपने ये जो फर्स्ट 2 लाइंस मैंने इस पैराग्राफ की पढ़ी हैं, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको नहीं बताया, वो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो भी पढ़ देता हूँ मैं एक बार। राइट डाउन द स्टेप्स दैट कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसका आंसर आपने सिर्फ 9 स्टेप्स जो मैंने रीड किए थे वो सिर्फ नाम लिखने हैं 9 स्टेप्स के। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन नंबर 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, आवर मेजर एरिया ऑफ कंसर्न इज हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कौन कौन से हैं वो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर परफॉर्म्ड। पहला सवाल तो ये था हमारा, वो हमने लिखा हुआ है वहाँ पे। आगे कहता है हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड। रिजल्ट वाली बात भी 5th पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कैसे रिजल्ट डिस्प्ले होगा उसका। हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड, एक और सवाल उसने पूछा है, इनपुट कैसे एक्सेप्ट की जाएगी। अब आप लोग बताएं, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो जब आप इनपुट देते हैं, जब नंबर पे क्लिक करते हैं तो असल में वो क्या चीज़ होती है? वो होते हैं बेटा आपके बटन्स।
यहाँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। वो क्या होते हैं बेटा? बटन्स। आप लोग जब सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो इनपुट देने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? बटन्स, यानी 2 प्लस का बटन, फिर 2, फिर इज इक्वल टू, और फिर उसका आंसर डिस्प्ले पे आता है 4। तो ये जो बटन्स हैं ये क्या किस लिए यूज़ होते हैं? इनपुट के लिए। ये यूज़ होते हैं बेटा इनपुट के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट, हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ द साइन और टेन आर कैलकुलेटेड। हम ये इंटरेस्ट नहीं रखते कि साइन और टेन कैसे कैलकुलेट होंगे। वो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। ये अब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है वो यहाँ पे। एंड हाउ इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व एंड हाउ आर अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म। हमें इसके फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट है हमारे लिए। दीज आर इररिलेवेंट टू अस। उसने क्या ही दिया है कि ये हमारे सारे लिए क्या है बेटा? इररिलेवेंट है। सो वी शैल नॉट बॉदर अबाउट दिस। ठीक है, बॉदर का मतलब कोई फिक्र नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसकी कोई फिक्र नहीं है हमें सिर्फ जो फिक्र करनी है वो मेजर एरियाज़ की है हमारी। इन दिस वे, बाय फिल्टरिंग आउट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। ये बेटा जो हमने लास्ट टाइम उसने बताई है, क्या फ़ायदा हुआ हमें इन दो को इररिलेवेंट करने से या इन दोनों को फ़िल्टर आउट करने से? कि हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम इन जो मेजर एरियाज़ हैं हमारे, इन पे फोकस ज़्यादा कर सकेंगे, और इसको हम पहले ही फ़िल्टर्ड आउट कर चुके हैं। अगर हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो जल्दी और ईजीली निकल सकता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा बेटा कंप्लीट हुआ है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है और उस शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आपको निशान बता दिया है। बाकी ये चीज़ें आपने इसके 3 पॉइंट्स बेसिक याद रखने हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न, एंड नंबर 3 इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्टर्ड आउट। अब हम बेटा डेली लाइफ की एग्जांपल देखेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। हमने सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल देख ली। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में किस तरह हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने टी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चाय बनानी है आपने। तो आप जब चाय बनाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मेन जो रेसिपी है उसकी या जो मेन इंग्रेडिएंट्स वो आपको पता होने चाहिए। वो आपकी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन। और जो मेजर एरियाज होंगे आपको, वो जो सिंपल टी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेसिक रेसिपी है, वो आप लोगों ने सिर्फ देखनी है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि जो टी है उसकी कितनी टाइप्स हैं, पिंक टी, ग्रीन टी, पता नहीं कितनी टाइप्स हैं टी की। वो हमने अभी फ़िलहाल हमारे लिए वो क्या है? इररिलेवेंट है, क्योंकि हमने पहले जो बेसिक सिंपल टी है, जर्नल जो बनती है, वो हमने सीखनी है। ठीक है, तो ये जो डेली लाइफ की एग्जांपल आ गई, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? टू प्रिपेयर टी। इररिलेवेंट मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है बेटा? हमारे जो सिंपल हमारी रेसिपी जर्नल टर्म्स में होती है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? कि हम मुख्तलिफ टाइप्स पे पहुँच जाए टी की। मैंने ये टी भी बनानी है, मैंने ये भी बनानी है, वरना फिर आप जो जर्नल टी है वो भी नहीं आप सीख सकेंगे, जो आम नॉर्मल टी आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक मैंने एग्जांपल आपको डेली लाइफ की दे दी और एक हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल देख ली है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 2 स्टेप जो है हमारा वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। Number 2, specify requirements। अब नंबर 2 स्टेप जो है बेटा ये बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट स्टेप से कंटिन्यूएशन है इसकी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया है तो फिर ही सेकंड स्टेप समझ आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मायने क्या है। स्पेसिफाई रिक्वायर, स्पेसिफाई का मतलब कोई ख़ास रिक्वायरमेंट, ज़रूरियात। या जैसे अभी मैंने आपको एक टी की एग्जांपल दी है, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं टी बनाने के लिए, वो क्या होंगे? इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर की एग्जांपल, टी की एग्जांपल और एक सिंपल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बुक में आपको एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेटर की एग्जांपल को आगे उसने लेके नहीं चला। मैं फिर भी आप लोगों को दोनों एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले
स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या करना होता है, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखना होता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ज़रा मुश्किल लफ्ज़ लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसको सिंपल समझें कि बेटा जब आप लोग कोई चीज़, जस्ट फर्स्ट करें हम टी की एग्जांपल लेते हैं। टी को बनाने के लिए जब आप उसके इंग्रेडिएंट किसी पेज पे लिखते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट जब आप पेज पे लिख रहे हैं या रेसिपी जो आप लिख रहे हैं वो क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है कि हमने ये चीज़ें होंगी तो फिर हमारी टी बनेगी। अब हम आते हैं अपनी इस कैलकुलेटर की एग्जांपल पे। इसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए कैलकुलेटर्स बॉडी, नंबर बी है बटन्स, नंबर सी रिजल्ट या डिस्प्ले लिख रहा हूँ मैं इधर आसानी के लिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। नंबर वन रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर्स बॉडी, जो कैलकुलेटर हमने बनाना था उसकी बॉडी किस तरह की होगी। नंबर बी बटन्स किस तरह यूज़ हो रहे थे, मैंने बताया था आपको इनपुट के लिए। और सी डिस्प्ले किस लिए यूज़ हो रहा था, रिजल्ट के लिए। तो ये जो हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया ABC में, कैलकुलेटर्स बॉडी बटन्स डिस्प्ले, ये हमारे क्या है बेटा, कैलकुलेटर से एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया बुक में आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं बेटा, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। फर्ज करें आप लोगों ने किसी का सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसका आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना है वो आपसे कहता है कि मुझे एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस और रिज़ल्ट, सिर्फ ये दो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, और कोई मुझे चीज़ नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें उसने आपको क्या बताई हैं, रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। ये उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चाहे आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख के देगा, उसको कहेंगे हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब कोई क्लाइंट या जिस क्लाइंट किस फॉर्म में आता है, एक वेग रिक्वायरमेंट्स, मैं रिक्वायरमेंट्स में लिख देता हूँ, वेग रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, जिसको आप मुबहम कहते हैं या गैर वाज़ेह, आपको पता नहीं होता कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर की। तो ये जो है ना वेग रिक्वायरमेंट्स, ये इस स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों ने निकाल देना है इस स्टेप में उसको। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाला था, इसी तरह आपने वेग रिक्वायरमेंट्स को स्टेप नंबर 2 से निकाल देना है। अगर आप लोगों ने ये ना निकाला तो आप फिर प्रॉब्लम को आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पे। अब वेग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी बेटा इस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में, कि वो ये कहे कि मुझे अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक चाहिए, बायोमेट्रिक यानी थंब इम्प्रेशन वाली चाहिए। ये उसने सिर्फ कह दिया, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ये क्या वेग का मतलब क्या होता है। सिर्फ उसने ये कहा मुझे बायोमेट्रिक अटेंडेंस चाहिए, उसने आगे ये नहीं बताया कि इसको लिंक मैंने करवाना है, या उसने कोई ख़ास इसकी एक्सप्लेन नहीं किया इस रिक्वायरमेंट को उसकी, ठीक है। तो ये फ़िलहाल क्या है वेग, उसने नाम बता दिया उसका कि बायोमेट्रिक है, लेकिन उसने कोई ख़ास इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं किस तरह चाहता हूँ कि मेरी ये बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है या ये कैसे लिंक होगी मेरे सिस्टम के साथ, ठीक है। उसने सिर्फ नाम बताया, उसे ये नहीं बताया कि कैसे होगा ये काम, ठीक है। आपने आपने अपने सिस्टम पे इसको कैसे अप्लाई करना है। तो ये क्या होगी बेटा हमारी वेग रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर आइए समझाने के लिए मैंने आपको बताया सिर्फ, ठीक है, बुक में इतनी एग्जाम्पल नहीं दी हुई, उसमें मैं आपसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं, फिर दोबारा मैं इधर आता हूँ। नंबर 2 स्टेप है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. They are uncertain about
व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अनसर्टन ये वेग कहीं मतलब अनक्लियर, मतलब उनको पता नहीं होता, गैर वाज़ेह होते हैं कि हमने क्या करना है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपको ये नहीं पता होगा आप क्या करवाना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो दे अपीयर विद अ वेग, अनक्लियर, मैंने लिख दिया मीनिंग इसका, वेग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन माइंड विच मे लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स ही अनक्लियर होंगी तो फिर आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो भी बहुत मुश्किल है निकले। ठीक है, वो प्रॉब्लम होगी, रॉन्ग सोल्यूशन निकलेगा। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर्स रिक्वायरमेंट सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। इस स्टेज में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स को बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ता है, क्लाइंट से देखना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आपकी यही रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्लाइंट को भी आगे से फिर बताना होता है, प्रोग्रामर को जो भी बना रहा है उसका सॉफ्टवेयर, कि मैंने मुझे सिर्फ यही चाहिए। क्लियर होना चाहिए दोनों का माइंड, प्रोग्रामर का भी या जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है उसका भी, दोनों का अगर माइंड क्लियर होगा तभी ये सॉफ्टवेयर सही बन सकेगा। ठीक है, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स, ये लाइन नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अब पेज नंबर 2 पे हूँ मैं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द फीचर्स द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। ये बेटा मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्या लिखे जाते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, कि क्या क्या आपने उस सॉफ्टवेयर में देखना है। हम एग्जांपल देख रहे थे कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर में बेटा क्या होगी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कैलकुलेटर्स बॉडी, बटन्स और उसका डिस्प्ले, ये हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर उसके फीचर्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो उसने बुक में लिखा है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द फीचर्स द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, द रिस्ट्रिक्शंस अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। अब ये रिस्ट्रिक्शंस बेटा मैंने आपको ऐसे बता दिया था, दोबारा बता, रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं बेटा कि लिमिटेशंस को रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने जो मैंने शुरू में आपकी एग्जाम्पल दी, सॉफ्टवेयर जो आपने बनवाना है स्कूल के लिए, वो सिर्फ फ़िलहाल आपको अटेंडेंस चाहिए, वो भी सिंपल, और रिज़ल्ट चाहिए। ये आपकी फ़िलहाल क्या है, ये लिमिटेशन है, बस आपने इतनी लिमिट में ही रहना है, आपने उसको कहा है अपने प्रोग्रामर को। अभी फ़िलहाल ये दो, ये आपकी क्या होगी बेटा, ये उसको आपने बताना है कि मैंने सिर्फ अटेंडेंस सिंपल चाहिए मुझे और एक रिज़ल्ट का फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए, ये आपकी क्या है, लिमिटेशन है, फ़िलहाल आपने इधर तक ही रहना है। ठीक है, उसके बाद the restrictions under which it must operate and an abstract description of the software which provide a basis for design and implementation। अब बेटा जो इसने लास्ट बात लिखी है, थोड़ा सा आगे अगले स्टेप की बात लिखी है कि मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आइडिया या ख्याल, जो आप जहन में फर्स्ट टाइम सोचते हैं कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो क्या है आपका बेटा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आपका ये एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर हम एग्जांपल्स पे देखें आज वाली, तो सिंपल कैलकुलेटर में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होगा आपका, कि एक कैलकुलेटर हो, उसमें डिस्प्ले हो, बटन्स हो, वो ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, इसी तरह हम टी की एग्जाम्पल देख रहे थे, टी में आप सोचेंगे भाई ये चीज़ होनी चाहिए मेरे पास, टी लीव्स हो, उसके बाद कप हो, स्टोव हो, और एक दो चीज़ें मैंने और जहन में सोच ली होंगी। ये हमारी क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है ये क्यों चाहिए होती हैं एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स, दोबारा पढ़ो में लाएंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप्स में उसने बतानी है आपको, डिज़ाइन, एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, उसमें डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे हम। इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा स्टेप है, जब हम सब प्रोग्राम कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं कोड को, जब हम देने लगते हैं बस अपने क्लाइंट को, वो है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं आगे जाके आपको ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन आप शुरू में जब पहला आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाते हैं जहन में, तभी आप ये सारे स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के जहन में बना लेते हैं कि मैंने इस तरह अपने जो प्रोग्रामर है उसको समझाना है ताकि वो सॉफ्टवेयर बना सके। ठीक है बेटा, हमने आज फर्स्ट 2 स्टेप्स पढ़े हैं सिर्फ, यह आपके बुक का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 की 4 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आज आपके 3 कंप्लीट हुए हैं। स्टेप नंबर 2 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस पूरे पेज में
कम से कम 5 से 6 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों ने वो बनाने। वैसे तो आपको नोट्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ये MCQs बनाएं, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने काफ़ी MCQs बनाए थे और प्रैक्टिस माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग खुद MCQs बनाने की कोशिश करें इस फर्स्ट पेज में से। अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 3, 4, वो देख लेंगे। जितना भी हमारे पास उसकी लेंथ होगी उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में आपने अब क्या करना है, आपका होमवर्क समझ लें, या जो आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद करना है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखना है और जो मीनिंग आपको मैंने वैसे तो लिख दिए थे, जो मीनिंग मैं नहीं लिख सका या नहीं बता सका, आप उसको अंडरलाइन करेंगे और उसकी पिक्चर या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों को स्कूल की तरफ से दिया गया उस पर आप भेज सकते हैं। जो आपकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स होंगी उसके मुताबिक आपको उसका हल निकाला जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।